अगर ये सारी बातें सीख ली ना इस वीडियो में, तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं आपको कोर्ट में कभी भी कोई जज टोकेगा नहीं कि आप ये गलती कर रहे हैं। बहुत ही विशेष बातें हैं ये और बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं आपके प्रोफेशन पर, क्योंकि अब लगभग कोर्ट्स के जो हियरिंग्स हैं वो ऑनलाइन होने लगी है। अधिकतर हाई कोर्ट की हियरिंग ऑनलाइन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ऑनलाइन हो रही है, और अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इत्यादि की हियरिंग्स भी ऑनलाइन करने के लिए उनके बजट दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि अपने कोर्ट की हियरिंग्स को ऑनलाइन करने के सारे इंतजाम किए जाएं। तो हमें विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो पता लगे उस कोर्ट में तो बेइज्जती हो ही गई, पता लगे आप सोशल मीडिया पर कहीं पर मीम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन विशेष बातों को खास तौर पर ध्यान देना आवश्यक है। बहुत ही अनुभवी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको इसको जरूर देखना चाहिए, इस वीडियो के एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि अंतिम के जो 2-3 पॉइंट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी धुरंधर एंट्री से। पहला पॉइंट है एंट्री। धुरंधर मूवी की जो एंट्री है कई सारे वकील साहिबान इस एंट्री पर शॉर्ट्स भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मौज मस्ती की बातें हैं, अपनी जगह ठीक है। कोर्ट्स में इस प्रकार की धुरंधर वाली एंट्री नहीं चलेगी। आपको, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया, आपको 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग, रीडिंग और आपका अलर्टनेस। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जरूर देखें। इन चीजों के बाद में आपका मेजर पॉइंट आता है पहला, एंट्री। जब आप कोर्ट में एंटर होते हैं, जब आप कोर्ट में एंटर होते हैं, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर है, तो कोर्ट में एंटर होते ही आपको जज की कुर्सी की तरफ एक बार प्रणाम करना होता है। तो प्रणाम करने की अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, कोई हल्का सा ऐसे बैंड होते हैं जिससे अभिवादन जज साहिबान का किया जाता है। और यहाँ पर खास क्या है, करते तो सभी हैं, खास ये है कि कुर्सी, जज साहब की कुर्सी चाहे खाली हो चाहे जज साहब बैठे हो, आपने ऐसा करना ही करना है। तो हमारे सीनियर्स भी जो है इस बात को बताते आए हैं कि कुर्सी चाहे खाली हो, जज की कुर्सी चाहे भरी हो, कुर्सी को एंट्री करते वक्त प्रणाम करना अनिवार्य है, करना भी चाहिए। प्रणाम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आमतौर पर हाथ जोड़कर या फिर हल्का सा बैंड होकर के इस प्रकार से जज साहब को प्रणाम किया जाता है, उनका अभिवादन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा है वॉइस टोन। कई लोगों की नेचर होता है कि वो अलग अलग तरीके से टोन में बात करते हैं। कोर्ट के बाहर आप कुछ भी करें, चिल्ला के बात करें, धीरे बात करें, कैसे भी बात करें, लेकिन कोर्ट में जब आप प्रवेश कर जाते हैं तो कोर्ट की जो माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी जो टोन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आपको अलर्टनेस में ये चीजें ध्यान में रखनी है कि बाकी सीनियर वकील कैसे बात कर रहे हैं, सीनियर वकील किस तरीके से अपने वॉइस टोन का उपयोग कर रहे हैं। बाहर उनको चिल्लाते हुए देखा होगा, कोर्ट के अंदर भी चिल्लाते हुए देखा होगा, लेकिन कब क्या बोलना है, कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, वॉइस टोन आपकी क्या होनी चाहिए, वो बहुत महत्व रखती है। तो वॉइस टोन जब आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। शुरुआती दौर में आप सामान्य अपनी वॉइस टोन रखें और सामान्य रूप से हाइपर ना हो, बहुत ही धीरे लहजे में आप बात करें, ज्यादा तेज भी नहीं और ज्यादा धीरे भी नहीं। इतना तेज नहीं कि आपकी बातें जो है सॉफ्ट बातें भी बुरी लगे, इतना धीरे भी नहीं कि आपकी बात जो है वो रीडर या जज साहब तक भी ना पहुंच सके। तो वॉइस टोन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तीसरी बात जो है, यदि आप क्लाइंट के साथ कोर्ट में एंट्री कर रहे हैं तो क्लाइंट को कुछ पॉइंट ना पहले से ही बता के रखने होते हैं। केस के बारे में तो बताना ही बताना है, तो केस के जो फैक्ट्स हैं, अगर उस क्लाइंट का कुछ रोल है उस डेट को, तो क्लाइंट को तो पहले से हिदायत दी जाती है, उसको समझाया जाता है। वो हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। जो बेसिक चीजें, कॉमन बातें, मोबाइल अपना स्विच ऑफ रखे या साइलेंट मोड पर रखे, वाइब्रेट भी ना रखे, वाइब्रेशन से भी डिस्टर्बेंस होती है। एक बार आदमी अपनी जेबें चेक करता है वाइब्रेशन में भी, तो साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर रखें। कोर्ट में बातचीत के दौरान इंटरप्ट ना करे, डायरेक्ट जज साहब से कोई बात ना कहे, इस तरीके की चीजें बेसिक रूप से अपने क्लाइंट्स को आप बता करके रखें। अगर कोई बात कहनी है तो आपके वकील के माध्यम से, यानी आपके माध्यम से वो बातें जानी चाहिए प्रॉपर वे में। तो क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना एडवांस में कोर्ट में प्रवेश करने से पहले। अगली इंपॉर्टेंट बात है नंबर 4, अपना जो कम्युनिकेशन है वो रीडर के थ्रू रखें जब तक आपकी फाइल पुटअप नहीं हुई है। फाइल पुटअप होने के बाद भी यदि आप कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं
तो रीडर के थ्रू वो प्रेजेंट होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर बोला जाता है, इनके थ्रू प्रेजेंट होता है। तो अधिकतर वकील क्या गलती करते हैं सब डिवीजन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कि वो सीधे ही पेपर जज साहब को पकड़ाते हैं या फिर सीधे ही जज साहब के सामने खड़े होकर के फाइल निकलवाने लगते हैं, रीडर साहब फाइल निकाल के दो। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। हालांकि आमतौर पर जज साहिबान इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बार और बेंचेज लगभग एक तरीके से फैमिलियर बिहेवियर ही रहता है, तो इन चीजों को इग्नोर किया जाता है। लेकिन जो आपके जो रॉयल प्रोफेशन है उसके जो तरीके हैं उसमें हमें सुधार करना चाहिए कि हम रीडर के थ्रू अपनी फाइल पुटअप करवाएं, और अधिकतर होता भी ऐसा ही है। हमने जो आपको बताया कुछ ही मामलों में ऐसा देखने को मिलता है, और वो भी वहां पर काफी गांव देहात इलाके में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है कि डायरेक्ट जज साहब के माध्यम से ही फाइलों को पुटअप वगैरह करके डॉक्यूमेंट वगैरह पेश किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होता है। तो रीडर के माध्यम से आपकी केस फाइल जो है पुटअप होनी चाहिए, जज साहब के सामने रखी जानी चाहिए, और फिर कोई डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट करते हैं तो थ्रू रीडर कोर्ट मास्टर जज तक पहुंचनी चाहिए। तो ये प्रोसेस भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। सीधे ही कोर्ट के सामने खड़े होकर के जज साहब मेरी फाइल निकलवाओ, ये टाइटल है, ये कॉज लिस्ट है, ये सीरियल नंबर है, इस तरीके से ये बिहेवियर ठीक नहीं। अगला बिंदु है आपका सिटिंग पोस्चर। जब आप कोर्ट में अपने केस का वेट कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट के केस का वेट कर रहे होते हैं, तो इस परिस्थिति में आपने बैठने के जो तरीके हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। हमने बाहर की कोर्ट्स भी अटेंड करी, उत्तर प्रदेश की कोर्ट्स भी अटेंड करी, वहां पर तो जो वकील साहिबान है वो टेबल के ऊपर बैठते हुए नजर आते हैं, जहां पर फाइल रखी जाती है वहां पर वकील साहब बैठे हुए नजर आते हैं। आपने जॉली एलएलबी भी देखी होगी, तो इस तरीके के सीन वहां पर वास्तव में देखने को मिलते हैं। तो इस चीज में भी सुधार करने की आवश्यकता है। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बैठ रहे हैं, हालांकि बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका प्रोफेशन है, आपका खुद का लहजा कैसा होना चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप जहां पर भी बैठे अपने पोस्चर को ध्यान दें, सीधे तरीके से बैठें, पैर के ऊपर पैर रखकर कोर्ट में ना बैठें, और सामान्य रूप से दोनों पैर को जमीन पर रख करके बैठें। अगर कुछ रखने की चीज है तो उस पर रख करके बैठें। फोन इत्यादि उपयोग नहीं करना होता है, करते हैं तो कोर्ट भी आपको टोक सकती है। तो सिटिंग पोस्चर हो गया। अगला पॉइंट है बैक। बैक का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, बैक का मतलब है आपकी पीठ, यहां पर जो हमने बिंदु लिखा है। कोर्ट में किसी भी परिस्थिति में आपके ध्यान में रहते हुए जहां पर जैसा आप बैठते हैं उस तरफ आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए। ये आदर भाव रूप में ही समझिए इसको, लेकिन इस तरीके से आप करते हैं, अगर गलती से आपसे हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आपके ध्यान में है कोर्ट की तरफ पीठ ना हो, आपका, आपके जूनियर्स का या फिर आपके क्लाइंट का ऐसी गलती ना हो, उसका ध्यान रखें। अगर किसी और से भी अनजाने में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको भी आप कोर्ट में ही टोक सकते हैं, ऐसा आप ध्यान में रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट की तरफ पीठ ना रहे। अगला बिंदु है रिव्यू फाइल्स ऑफ कोर्ट। फाइल जो आपकी कोर्ट में लगी हुई है सुनवाई के लिए, उसको एक बार आप रिव्यू जरूर करें। हालांकि आप अपनी फाइल तो पढ़कर आते ही हैं, लेकिन कोर्ट के फाइल को भी एक बार रिव्यू कर लें। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारी फाइल में छूट जाती हैं, और यदि वो इंपॉर्टेंट डेट है, उस डेट पर कुछ विशेष होने वाला है, आर्गुमेंट इत्यादि होने वाले हैं, तो फाइल को एक बार चेक जरूर कर लें। क्योंकि जो फाइल हम लेकर के गए हैं, हालांकि हम फाइल इंस्पेक्शन करके अपनी फाइल को रेडी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हो सकता है छूट जाएं। उसके लिए आप फाइल को कोर्ट के परमिशन से रीडर के थ्रू मांग करके एक बार फाइल को रिव्यू कर लें, ताकि यदि आपकी फाइल कुछ आगे पीछे है, सीरियल नंबर ऊपर नीचे है या कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं है, तो उसका आपको पता चल जाएगा, जिससे आपकी उस तारीख पर होने वाली जो प्रक्रिया है वो बाधित नहीं होगी, और आपकी बात जो है वो सही तरीके से जज साहब तक पहुंचेगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अब हम एंडिंग पे जा रहे हैं और उतने ही महत्वपूर्ण बिंदु आना शुरू हो गए हैं। 8वां बिंदु है परमिशन टू अपीयर विद क्लाइंट। परमिशन टू अपीयर विद क्लाइंट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा बिंदु है। देखिए, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स होती है तो अधिकतर मामलों में केवल वकील ही प्रेजेंट होकर के अपने क्लाइंट की बात को रखते हैं और आर्गुमेंट्स इत्यादि होता है। और जब कोर्ट परमिशन देता है, कोर्ट जब कहता है कि प्रेजेंट होना है क्लाइंट को, क्लाइंट से कुछ पूछताछ करनी है, कुछ सवाल जवाब करने हैं, तभी क्लाइंट को अपीयर किया जाता है। लेकिन इस कंडीशन में यदि आपने बिना कोर्ट को बताए, बिना कोर्ट से परमिशन लिए, अभी हियरिंग्स ऑनलाइन भी होने लगी हैं, ऑनलाइन भी हो रही हैं और ऑफलाइन भी हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप बिना कोर्ट की परमिशन लिए
अपने क्लाइंट को अपीयर कर देते हैं तो वहां पर आपको डांट पड़ सकती है, क्योंकि कोर्ट जो है कई चीजों में कई केसेस में ऐसा भी कहता है कि आप कोर्ट के डिसीजन को अपने फेवर में लेने के लिए अपने क्लाइंट को जानबूझकर प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे उसकी स्थिति दिखा करके, चाहे उसकी एज दिखा करके। इस तरीके का जज कई बार भरी कोर्ट में टोकते हैं यदि बिना परमिशन के आपने क्लाइंट को अपीयर कर दिया तो वैसे तो क्लाइंट का हर परिस्थिति में आना आवश्यक नहीं होता है, हर डेट्स में आना आवश्यक नहीं होता, हर केस में आना आवश्यक नहीं होता। जिसमें आवश्यक है उसमें तो आना ही आना है, लेकिन जिसमें आवश्यक नहीं है उसमें कोर्ट की परमिशन पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति मिलने के बाद ही आप क्लाइंट को अपीयर करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब 9वां पॉइंट है, अभी हाल ही में आपने शॉर्ट्स वगैरह भी देखे होंगे जहां पर एक जज साहिबान ने वकील साहब को भरी कोर्ट में पेज पलटते हुए देखा फाइलों के और बोला कि ठीक है अभी जाओ, आपका केस नहीं सुनेंगे और आप पहले हाथ धो के आओ। तो ऐसा ही काम अधिकतर वकील जो है वो गलतियां करते हैं कि वो थूक लगा करके, सलाइवा लगा करके केस की फाइलों को पलटते हैं और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान भी होता है। और उसके अलावा कुछ टिकट्स वगैरह यदि बाय मिस्टेक छूट जाती हैं तो टिकट भी वहां पर थूक लगा करके चिपका दिया जाता है। ऐसी भी चीज देखने को मिलती है। हालांकि सीनियर एडवोकेट्स तो ये गलती नहीं करते, अधिकतर जूनियर एडवोकेट द्वारा ऐसी गलती देखने को मिलती है। तो विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखें कि भरी कोर्ट में जब उन वकील साहब को जज साहब द्वारा कहा गया तो काफी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी उनको, और ये क्योंकि उनकी आदत बन चुकी थी इसलिए ऐसा वहां पर हुआ। तो हम शुरुआती दौर से यदि उस चीज का ध्यान रखेंगे, सलाइवा थूक इत्यादि से टिकट या फिर पेज को पलटने की अगर आदत आपकी पुरानी है तो उसको बंद कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। और आपके जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसमें भी एक तरीके से ये ठीक नहीं है, तो हमें इस आदत को बदलने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं अंतिम बिंदु की, कोर्ट को थैंक यू बोलना। आपके केस में कुछ भी हुआ है, आपकी आर्गुमेंट अच्छी हुई हो, आर्गुमेंट अच्छी ना हुई हो, जज साहब ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया हो ना दिया हो, कोर्ट का जो केस है, आपका जो केस है उसमें डिसीजन आपको पहले ही संभावना हो कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, वो भी ठीक है। लेकिन जब आपका केस खत्म होता है, जब आप अपनी फाइल उठा करके दूसरी कोर्ट में जाते हैं उस कोर्ट की प्रक्रिया को खत्म करके, तो कोर्ट का धन्यवाद करना आपको आवश्यक है। ये आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के आर्गुमेंट में जज साहब ने आपको कुछ विशेष राहत देने के लिए नहीं कहा या फिर कुछ ऐसी बातें पूछ ली जो आपको जो है आपके केस को कमजोर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब केस खत्म होने के बाद जज साहब का थैंक यू ना बोले, उनका आभार व्यक्त ना करें। देखिए कोर्ट की प्रक्रिया है और इसमें वकीलों को तो रोज आना है, अलग अलग केसेस के लिए आना है, उसी जज साहब के पास आना है। बेशक जज अलग हो लेकिन ये प्रक्रिया का हिस्सा है। आपके केस में क्या होना है वो आपके सबूतों गवाहों पर आधारित हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट सर्कमस्टांसेस पर आधारित हैं। डिसीजन आपके हाथ में नहीं होते हैं। कुछ केसेस में अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं, कुछ में अनुमान आपका गलत भी साबित हो सकता है, तो उसमें अपील का भी प्रावधान है। वो सारी चीजें अलग बातें हैं। लेकिन केस में आपके जो भी रहा हो, आपको अंत में जज का धन्यवाद करना आवश्यक है। अपनी रूटीन प्रक्रिया का इसको हिस्सा मानिए। आप किसी एक केस के लिए नहीं, ऐसे अनेकों केस के लिए आप जज साहब के सामने आएंगे तो आपकी इमेज, आपका प्रोफेशन, आपकी जो एथिक्स है उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स हैं जो लोग अधिकतर गलतियां करते हैं, और जब वो प्रैक्टिस में रहे होते हैं, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उनको इन गलतियों का एहसास होता है। जब उनको भरी कोर्ट में डांट पड़ती है, भरी कोर्ट में ऑनलाइन उनको डांट पड़ती है, तब ये चीजें उनको ध्यान में आती है। तो दूसरों के अनुभव से कम हमें इस गलती को सुधार लेना चाहिए ताकि हमारे जो एथिक्स हैं उसमें बदलाव आ सके, हमारी जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें सुधार आ सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 10 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो आपको आपके काम आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो औरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन बिंदुओं को लेकर के अपनी जानकारी बढ़ा सके, अपने प्रोफेशनल एथिक्स में सुधार कर सके। दोस्तों अगली वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें आपको आपके क्लाइंट के लिए कोर्ट में प्रेजेंट होते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हमने बिंदुवार तरीके से कुछ विशेष बातें बताई हैं। तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।